जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? मेरे साथ इमरान साहब हैं और अब ये हमारे को होस्ट होंगे और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना जो हमारे 2 वीलॉग्स होते हैं, एक वीलॉग थोड़ा सा डिफरेंट हो कि जिसके अंदर 2 लोग गुफ्तगू करें, क्योंकि ये जो कैमरे के साथ मुखातिब होना है ना, मुसलसल मुखातिब होना है, इसमें मतलब थक भी जाता है। थक भी जाता है और दूसरा देखने वाला भी उकता जाता है कि ये क्या बात हुई कि बंदा एक कंप्यूटर बन के, ये रोबोट बन के कड़िक 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 बोली जा रहा है, दूसरा बंदा तो है नहीं। तो अब हमने इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। तो इमरान साहब जो है ना, खुद जर्नलिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, हमारे साथ काम भी कर रहे हैं बड़ी मुद्दत से, बड़े सेंसिबल आदमी हैं और ये सारी रिसर्च ये खुद करते हैं। जो कुछ मैं आपके सामने बोलता हूँ उसके पीछे दिमाग इनका होता है, बल्कि हाथ भी। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम दोनों मिल के ये शो किया करें और इसको टेस्ट करते हैं कि अगर आपको पसंद आ गया तो बहुत अच्छा है, ना पसंद हुआ तो तब भी ठीक है, तब भी ये चलता रहेगा जनाब। न्यूट्रल भाई सर बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो सर ये फरमाइएगा कि आज डीजीआई आईएसपीआर साहब ने बड़ी तवील कॉन्फ्रेंस की जो 2 घंटे पे मबनी थी। पीटीआई का उस पर एतराज़ ये है कि एक तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, और दूसरा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत को भी बड़े करीब से पिछले कुछ अरसे से जो पीटीआई के लोग हैं वो कह रहे थे कि हम आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई से बात करेंगे। तो आप समझते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की कामयाबी है? देखिए, 2 चीज़ें इमरान इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि जब वो इक़्तिदार से बाहर निकले तो उनका ख्याल ये था कि फ़ौज को अल्टीमेटली मेरे पास वापस आना पड़ेगा, और उसकी 2 बुनियादी वजह थी। एक तो ये थी कि उसका ख्याल था कि ये जितनी दूसरी पार्टियाँ जिसमें आसिफ अली ज़रदारी हैं, मियाँ नवाज शरीफ हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, एमकेएम हैं, इनको फ़ौज कई मरतबा आजमा चुकी है। जब आजमा चुकी है तो अब उसको पता है कि इनके पास कोई सलूशन नहीं है मामलात का। दूसरा, इनको फ़ौज ने डिस्क्रेडिट कर दिया है। तीसरा, इनको बार बार इक़्तिदार से बाहर फेंका है, इनको जेलों में फेंका है, तो उनके दिल में फ़ौज के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, नफ़रत है। तो फ़ौज को अल्टीमेटली ये लोग जो हैं पसंद नहीं आएंगे और ये लोग भी फ़ौज को डिच करवाएंगे और उसके बाद फिर अल्टीमेटली आर्मी को मेरे पास आना पड़ेगा। तो एक उनका परसेप्शन तो ये था, लेकिन हुआ उससे बिल्कुल उलट कि वो आसिफ अली ज़रदारी जो फ़ौज के बारे में कहते थे कि मैं ईंट से ईंट बजा दूँगा, वो मियाँ नवाज शरीफ वो जो कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, और 3 जर्नैल इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हर जगह बैठ के कहते थे कि आईएसआई मॉनिटर करती है इलेक्शंस को, वो इलेक्शंस को मैनिपुलेट करती है और उसका अमल दखल नहीं होना चाहिए। वो एमकेएम के जो ये कहती थी, आप जब कहते थे खड़े हो जाते हैं हम, आप जब कहते हैं तो बैठ जाते हैं, ये कितनी देर तक चलेगा। तो उन सब ने जो ही मौका देखा तो वो फौरी तौर पर फ़ौज के साथ शामिल हो गए और बाकायदा उन्होंने अपनी हिस्ट्री भुला दी। मियाँ नवाज शरीफ साहब भूल गए कि मैं यहाँ से एक रैली लेके गया था इस्लामाबाद से लाहौर, और उसमें सारा रास्ता मैं ये दावा करता रहा था कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज़्ज़त दो। और आसिफ अली ज़रदारी साहब भूल गए कि मैंने कहा था कि ईंट से ईंट बजा दूंगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये भूल गए कि जनाब ये आप तो आईएसआई जो है ये इलेक्शंस के अंदर गड़बड़ करती है। और एमकेएम भी भूल गई कि आप हमें बनाते रहे, आप बिगाड़ते रहे। वो दौड़ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ नथी हो गए। तो इमरान खान साहब पहला उनको धचका ये लगा जब वो सारे उनके पास चले गए और फौज ने उन सबको एक्सेप्ट भी कर लिया और अपनी छतरी के नीचे ले भी आए। उसके बाद इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि मैं जब पब्लिक को खड़ा करूँगा तो हमारी जो फ़ौज है या इस्टेब्लिशमेंट है वो पब्लिक के साथ नहीं लड़ सकते, तो पब्लिक का जो नैरेटिव है उसे बाय करना पड़ेगा, फिर फ़ौज को मेरे पास आना पड़ेगा। तो उन्होंने पब्लिक को इकट्ठा कर लिया और उसके बाद वो बनी गाला में पहले घुस के बैठ के, फिर ज़मान पार्क में घुस के बैठ के अवाम उन्होंने बाहर बिठा ली और सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया कन्वेंशन उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उनका ख्याल ये था कि अवाम को देख के कभी भी इस्टेब्लिशमेंट आगे नहीं बढ़ेगी और सरेंडर कर देगी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उस चीज़ को भी तस्लीम ना किया। और इवन 9 मई का वाक़या भी हुआ। 9 मई का जो वाक़या था उसका डिज़ाइन ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या ये सारे लोग जो जिन्होंने ये सब कुछ किया है, उन्होंने ये आग लगाते चले जाना था, आग लगा के आगे आगे बढ़ते चले जाना था, जो अमूमन इस टाइप की सूरत हाल होती है जब अनारकी होती है। तो सबसे पहले एक इमारत को आग लगती है, फिर उसके बाद दूसरी की तरफ, फिर तीसरी की तरफ हजूम फिर बढ़ता चला जाता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो पहले वो 100 या 1000 लोग होते हैं, वो फिर लाखों में तब्दील हो जाते हैं, लाखों पे करोड़ों में बदल जाते हैं। और जब वो सेंटर में आते हैं, जैसे कहते हैं ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उस वक्त तक पूरा पाकिस्तान या पूरा मुल्क वहाँ पे होता है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट सरेंडर कर जाती है, जैसे कि ईरान के अंदर हुआ था, जैसे कि फ्रांस के अंदर हुआ था। तो ये मॉडल वही था कि कोर कमांडर लाहौर से स्टार्ट होंगे और उसके बाद फिर ये हजूम आगे बढ़ता चला जाएगा जीटी रोड के ऊपर, फिर जहाँ जहाँ जो है फिर उसको आग लगाते चले जाएंगे।
लेकिन फॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आज के दिन तक भी पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि जो 9 मई का वाक़या ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है और ये पीटीआई को कुचलने के लिए किया गया, तो इसकी जुडिशल इंक्वायरी मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे बताता हूँ। इस पे भी DGISPR ने कहा कि अगर दिल से माफ़ी मांगेंगे तो ये मामलात हो सकते हैं, लेकिन सर पीटीआई कह रही है कि हम माफ़ी क्यों मांगे जब हमने किए। तो सही, इसका जवाब भी मैं देता हूँ। लेकिन ये जो था 9 मई का वो भी नाकाम हो गया, यानी पब्लिक को इमरान खान इस्तेमाल नहीं कर सके। और जब वो नाकाम हो गए तो फिर भी फ़ौज ने उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए, फ़ौज नहीं आई, फ़ौज चुप करके साइड पे बैठी रही। तो पहला मौका कि ये इन लोगों से काम नहीं चला सकेंगे, वो ज़ाया चला गया। दूसरी एक्सपेक्टेशन कि जब पब्लिक आएगी तो फ़ौज मेरे साथ निगोशिएट करेगी, मुझे वो स्पेस देगी, वो ख़त्म हो गया। तीसरा इमरान खान साहब का ये था कि इलेक्शन जब होंगे और मेरे पास सीट्स ज़्यादा आ जाएंगी, मुझे पब्लिक की तरफ से वोट्स मिलेंगे, तो फिर फ़ौज मेरे साथ बैठने पे मजबूर हो जाएगी। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, कोई शक नहीं कि इमरान खान ने वोट लिए और वो इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वो गवर्नमेंट नहीं बना सकी लेकिन वो सबसे ज़्यादा उसने वोट लिए और उसका क्लेम है कि हमारे कोई 180 या 182 सीटें थी जो इन्होंने हड़प कर ली, खा गए। और हो सकता है बात उनकी दुरुस्त भी है। उसके बाद फिर इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि फ़ौज मेरे साथ बैठेगी, मुझे स्पेस देगी, लेकिन फ़ौज फिर भी उनके पास नहीं बैठी। तो तीनों मौके, तीनों एक्सपेक्टेशन इमरान खान साहब की ख़त्म हो गई। अब उनके पास सिर्फ एक ही रह गया ऑप्शन, जो लास्ट ऑप्शन है, वो ये है कि डायरेक्ट फ़ौज को हिट करें। उनका ख्याल ये है कि जब डायरेक्ट हिट करूँगा, जब डायरेक्ट आर्मी चीफ पे बात करूँगा, जब डायरेक्ट DGISI की बात करूँगा, तो फिर फ़ौज मेरे साथ मजबूर हो जाएगी कि बात करें। तो अब वो पिछले 2 हफ्तों से वो इस फेज़ में दाखिल हो गए थे। सबसे पहले उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम लेना शुरू किया जेल के अंदर। रिपोर्टर्स के सामने उन्होंने बोला कि जो भी ये सारी सूरत हाल है, इसकी ख़राबी के ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर हैं। फिर DGISI का नाम लिया उन्होंने कि वो इसके ज़िम्मेदार हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेगम को अगर कोई नुकसान पहुंचा या उनकी जान को ख़तरा हुआ तो उसके ज़िम्मेदार जनरल आसिम साहब होंगे और मैं इनका पीछा करूंगा क़यामत तक। अच्छा, वो उन्होंने वार किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो ऑफिशियल ट्विटर है PTI का वो एक्टिव कर लिया। उसके अंदर यूनिफॉर्म के साथ उन्होंने तस्वीरें लगानी शुरू कर दी, जैसे नज़ीर भट्ट साहब जो हैं, जो जनरल नज़ीर भट्ट हैं, जो इस वक्त चेयरमैन है नैब के, उनकी यूनिफॉर्म में तस्वीर लगाई जबकि वो रिटायर हो चुके हैं भाई। और उनके बारे में ऐसे ऐसे कलमात उन्होंने लिखे कि जो मेरा नहीं ख्याल कि नॉर्मली कभी लिखे जा सकते थे। फिर सर डेली टेलीग्राफ में उन्होंने मजमून लिखा जिसमें फिर उसके बाद जनरल आसिम मुनीर के बारे में उन्होंने उसमें किया। फिर डेली टेलीग्राफ के अंदर उन्होंने मजमून लिखा और उसके अंदर बराह रास्त उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का जिक्र किया। और ये आपको पता होगा कि डेली टेलीग्राफ जो है ना, ये बेसिकली तो राइट विंग का है, वो ये ज्यूश लॉबी का है। तो इंग्लैंड के अंदर दोनों अखबारों में जिनके अंदर इमरान खान साहब के आर्टिकल छपे हैं, वो दोनों का ताल्लुक ज्यूश लॉबी के साथ। तो बहरहाल अब वो आखिरी गेम कर रहे हैं, आखिरी कार्ड खेल रहे हैं और इसमें उनका ख्याल ये था कि फ़ौज से मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बाकायदा अनाउंस कर दिया था कि ये 3 लोग हैं हमारे, शिबली फराज हैं, गंडापुर साहब हैं, फिर उमर अयूब साहब हैं, कि ये डायलॉग करें। तो उन्होंने पहले डायलॉग के लिए टीम बनाई और फिर ये कहना शुरू किया कि हम तैयार हैं। फिर शहरियार आफरीदी से कहलवाया उन्होंने कि हम तैयार हैं, गंडापुर साहब से कहलवाया कि हम तैयार हैं, गौहर खान साहब से कहा जी हमारी तो लड़ाई कोई नहीं है, हम तो तैयार हैं। और साथ ही उन्होंने फिर इधर से अटैक करना शुरू कर दिया और उनका ख्याल ये था कि अब फ़ौज आगे बढ़ेगी और मेरे साथ मुज़ाकरात करना शुरू कर देगी। लेकिन ये भी उनका कार्ड इस्तेमाल नहीं हो सका, ये भी ज़ाया हो गया। आज दूसरी तरफ से जो रिएक्शन आया वो बड़ा खौफनाक है। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम तो ना सिर्फ बात भी नहीं करेंगे, इनके साथ कोई डील नहीं हो सकेगी। 9 मई के जो ज़िम्मेदार हैं उन सबको सज़ाएँ भी होंगी और उनको सज़ा देनी पड़ेगी। और अगर ये कमीशन बनाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कमीशन जो है वो फिर 2014 से बनेगा ताकि उस वक्त से सारी चीज़ें सामने आएँ। सर आपकी ख़बर और इन्फॉर्मेशन और तज्ज़िया भी जानना चाहूँगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप नहीं समझते कि DGISPR प्रेशर में थे इमरान खान के आर्टिकल लिखने की वजह से, जो रिपोर्टर से बात कर रहे थे, जो फिर ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स की जा रही? ये बात वैसे दुरुस्त है, ये आपकी बात जो है ना बिल्कुल ठीक है, मैं इसको बाय करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब पिछले जो 2-3 महीनों से जो कुछ कह रहे थे, जो एक नैरेटिव डेवलप कर रहे थे कि जी हमारी बात हो रही है, अदालतों के अंदर से हमें रिलीफ मिल रही है, तो या 9 मई के जो केस है वो ख़त्म हो गए हुए हैं, अब 9 मई को हम एक जलसा करेंगे पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ शामिल हो गए थे। तो प्रेशर था फ़ौज के ऊपर और उस प्रेशर का नतीजा ये निकला कि आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैंने अपने 32 साल के कैरियर के अंदर ये तीसरी इस टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसके अंदर अफ़वाज पाकिस्तान डायरेक्ट सामने आई और सामने आकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। तो ये
आम यूजुअल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, अनयूजुअल है। और इसे हमें मानना पड़ेगा कि फ़ौज के अंदर प्रेशर था, फ़ौज के ऊपर प्रेशर था और उन्होंने उस प्रेशर के अंदर आके उन्होंने बताया। अब इमरान खान साहब की कामयाबी हो सकती है, कामयाबी ये हो सकती है कि वो फ़ौज को उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो बाहर आए और बाहर आके कन्फ्रंट करे इमरान खान साहब को। उसके बाद ज़ाहिर है ट्विटर के ऊपर तो, सोशल मीडिया के ऊपर तो इमरान खान साहब हैं, वो तो सारा का सारा है ही इमरान खान के काबू में, इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में है सारा। और वो DGI SPR के बारे में जो कुछ वहाँ पे कहा जा रहा है, तोबा तोबा तोबा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बयान भी किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। सर वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं कि PTI के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है कि DGI SPR साहब ने कहा कि हम जो सिक्योरिटी इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने पौना घंटा 45 मिनट जो है सियासत पे बात की। तो उन्होंने कहा ये तो सियासत में ख़ुद मुलव्वस हो रहे हैं, और फिर जो हमें ये कह रहे हैं कि 9 मई आपने किया है, तो उसका तो जवाब 8 फरवरी को अवाम ने दे दिया। वो तो सियासत में तो मुलव्वस है ना इस्टेब्लिशमेंट, कैसे कहा जा सकता है? इमरान खान साहब अच्छी तरह मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है सर, आप समझ रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि मुलव्वस ना होती तो इलेक्शन के अंदर जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो ना होता, फिर 9 मई के वाक़यात के बाद। अच्छा, इसके अंदर ना इमरान एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि जब ये जनरल आसिम मुनीर साहब आए थे ना, तो इन्होंने क्लियरली कह दिया था कि कोई भी शख्स हमारा जिसका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान के साथ है वो सियासत के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करे, और अगर कोई शख्स पकड़ा गया तो उसको फौरी तौर पे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा और उसे फ़ौज से निकाल दिया जाए। तो शुरू के जो महीने थे ना 9 मई तक, तो आप ये समझें कि शुरू के 6 महीने वाकई किसी जगह पे फ़ौज की इंटरवेंशन नहीं थी, एपॉलिटिकल, वाकई एपॉलिटिकल। अब सियासतदानों को चाहिए था कि ये जो गैप आया है इसको वो फ़ौरन फिल करते हैं। वो सारी चीज़ों को, मसलन जो PDM की गवर्नमेंट थी वो हर चीज़ को हैंडल करती, इमरान खान साहब के केसेस हैं तो हैंडल करती, इमरान खान को के साथ निगोशिएशन करनी है तो करती, उन्हें इंगेज करना है तो करती, और अगर उन्होंने कोई एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना था तो करते। कुछ केसेस हैं तो उनमें गिरफ़्तार करते इमरान खान को, तो वो जो अपनी तोपें हैं वो साइड पर रख के धूप में रख के बैठ के, जैसे होता है ना वो कश्मीरी के बारे में कहते हैं कि अपनी बंदूक धूप में रख के कहते हैं तपसी ते ठुस कर सी, तो वो तपसी ते ठुस कर सी जो है धूप में रख के बैठ के। और उसके बाद 9 मई हो गया। जब 9 मई हो गया तो फिर फ़ौज के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब या तो वो कहते हैं ठीक है जी आप हमारे कंटोनमेंट चलाते चले जाएँ, हमारे जो शोधा हैं उनकी यादगारों को तोड़ते रहें, उनकी बेहुरमती करते रहें, और गवर्नमेंट अपनी बंदूक साइड पर रख के या दीवार पर लटका के बैठी रहती। और उसके बाद 9 मई के बाद जो 16 मई होता तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक होता, क्योंकि आगे बढ़ता चला जाए ना। बिल्कुल। तो फिर फ़ौज दाखिल हुई। जब दाखिल हुई तो फिर वो जो स्पेस थोड़ी सी थी ना पहले सियासतदानों के पास, वो भी इनके हाथ से निकल गई। तो अब अगर ये कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट जो इस पूरे सिस्टम के अंदर नहीं है या वो कोई रायत कर रही है, तो ये गलतफहमी हो गई। वो हैं, और अगर वो ना होते तो इमरान खान या शहरयार अफरीदी उनके बिहाफ पे ये ना कहते कि इन लोगों की क्या औकात है गवर्नमेंट की, हम तो जब भी डायलॉग करेंगे या जब भी डील करेंगे तो आर्मी चीफ से करेंगे या DGI से करेंगे। तो इमरान खान या उनकी पार्टी भी समझती है कि हमारे पास ऑप्शन इसके अलावा कोई नहीं है। सर इसमें सियासतदानों का कितना कसूर है, क्योंकि जो जमात हुकूमत में होती है वो इक़्तिदार को इंजॉय कर रही होती है, और दूसरी जमात जो अपोजिशन में होती है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो रही है। सियासी जमातें इकट्ठा बैठ के अपने जो गेम्स के रूल हैं वो क्यों नहीं तय करती? या ज़माना समझा जाता है कि गलती है सियासतदानों की। उसकी वजह ये है कि अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए ना, पैटी इंटरेस्ट के लिए इन्होंने बड़ा जो मुल्क है या बड़े इंटरेस्ट है उनको सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसमें सियासतदान ज़िम्मेदार हैं। अगर फ़ौज जब भी इक़्तिदार में आती थी, जब भी 4 मार्शल लगे, उनको सपोर्ट किसने दी? अदलिया ने दी और सियासतदानों ने दी। अगर अदालत उसको एंडोर्स ना करती, अदालत उनको तस्लीम ना करती, तो कभी भी फ़ौज टिक नहीं सकती थी यहाँ इक़्तिदार में। तो इन्होंने हल्फ भी लिए PCO पे, और फ़ौज का वेलकम भी किया, और उनको इवन आइन के अंदर तरमीम करने तक की इजाज़त दे दी। और फिर सियासतदान पार्टियों के साथ टूट के उनके साथ जुड़ते चले गए। तो सियासतदान ज़िम्मेदार हैं और साथ अदलिया ज़िम्मेदार है। और अब भी अगर मार्शल लगता है तो आप देखिएगा सियासतदान उनके साथ जुड़ेंगे, अदलिया उनके साथ जुड़ेगी। तो ये ज़िम्मेदार होंगे। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जो लड़ाई है या फड्डा है, ये शहबाज शरीफ हुकूमत की ज़मानत है कि फिर हुकूमत चलती रहेगी इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई? देखिए फ़ायदा तो है, वैसे गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिशरी तो है सारी सूरत हाल की। अगर इमरान खान साहब, बल्कि इमरान खान साहब के पास बड़ा अच्छा मौका था। 8 फरवरी को जो ही आवाम ने उनको सपोर्ट की तो इमरान खान साहब को सीज़ फायर करने का ऐलान करना चाहिए था। उन्हें ये कहना चाहिए था देखें आवाम ने हमें वोट दे दिया, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम एक आइडियल गवर्नमेंट बनाएंगे और गवर्नमेंट पहले दिन से काम करेगी और आपको वहाँ पे एक फ़र्क नज़र आएगा। दूसरा, मेरी पार्टी जो है वो अगर गवर्नमेंट नहीं बना रही तो वो कौमी असम्बली में जा रही है
और वहाँ पे एक पॉजिटिव अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। हम किसी भी जगह को रखना नहीं डालेंगे और हम अवाम ने क्योंकि हमें मैंडेट दे दिया तो हम इसको तस्लीम करते हैं और हम मुबारकबाद पेश करते हैं गवर्नमेंट को और नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, वो गवर्नमेंट बनाए, 5 साल पूरे करें। और अगर हमारे हक़ में फ़ैसला हो जाता है किसी जगह पे और हमें ज़्यादा वोट मिल जाते हैं या हमें ज़्यादा सीट्स मिल जाती हैं तो हम गवर्नमेंट करेंगे। उस वक्त सीज़ फायर कर देते तो मैं दावे से कह देता हूँ कि इमरान खान साहब आज बाहर भी होते और उनकी पार्टी जो है ना इस तरह तितर बितर ना हो रही होती है, उसके अंदर इतनी डिवीज़न ना होती। जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब को कल तो इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया, बल्कि वो बाहर गए और उस पर उन्होंने कहा जी मैं इस शख्स से बिल्कुल नहीं मिलूंगा, इसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिलेशन ख़राब करने की कोशिश की है और इससे कहीं चले जाएँ। तो वो इस लेवल पे चीज़ें ना जाती। तो आप सर समझते हैं कि अभी क्योंकि पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से बयानात यही आते हैं कि इमरान खान मई में, जून में, उससे पहले ये था कि ईद से पहले वापस आ जाएंगे। अब तो नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र नहीं आ रहा। और मेरा नहीं ख्याल कि अदलिया भी अब कोई इस टाइप का फैसला कर सकेगी या रिलीफ दे सकेगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अपने कार्ड शो कर दिए हैं, अपना कंसर्न शो कर दिया है और वो सामने आके खड़ी होगी। उसने कहा जी अदलिया मफाहमत में कोई किरदार अदा कर सकती है जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कर सकती थी, लेकिन वो वक्त मेरा ख्याल ज़ाया हो गया, वक्त ज़ाया हो गया। वो इससे पहले करना चाहिए था। बाकी वो जो इमरान खान साहब ये क्लेम कर रहे हैं 9 मई को हमारे लोग शामिल नहीं थे और ये स्टेज किया गया, ड्रामा किया गया, हो सकता है बात दुरुस्त हो उनकी, लेकिन उसमें कई एविडेंस हैं कि मसलन हसन न्याजी साहब जो हैं, मेरा ख्याल है वो हफीज़ न्याजी साहब के साथ बड़ी ज़्यादती है, बड़ा जुल्म है कि उनका एक ही बेटा है और उसको भी इमरान खान साहब ने वरगला के उस लेवल पे ले गए हैं कि जिससे वो पूरी फैमिली इस वक्त बड़ी डिस्टर्ब है। अब वो देखें, वो यूनिफॉर्म उनके हाथ में थी, वो लहरा रहे थे। तो हसन न्याजी साहब कौन है? उनके भांजे हैं इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब ने बाद में उनको टिकट भी दिया जब वो जेल में थे। सनम जावेद साहिबा जो है उनकी ऑडियोज़ हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, वो वहाँ पर पाई गई और फिर इमरान खान साहब ने उसको 2 बार टिकट दिया, कौमी असम्बली का टिकट दिया, फिर सेनेट का टिकट दिया। एजाज चौधरी साहब जो इस वक्त भी हिरासत में हैं, उनकी बाकायदा ऑडियो है मौजूद है जो उन्होंने अपने बेटे को कहा और क्या कहा। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो गाड़ी के ऊपर बैठी हुई हैं और लोगों को कह रही हैं कि हम ये कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मुराद सईद साहब की जो ऑडियो है, फिर शहरयार अफरीदी की ऑडियो है, फिर अली नवाज़ अवान की ऑडियो है, वीडियो है, फिर शानदाना गुलजार साहिबा की है कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अच्छा, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वहाँ पे, उनके जो व्हाट्सएप हैं उनके अंदर से वो ग्रुप निकले हैं और ग्रुप के अंदर मैसेजेस निकले हैं सारे। उन लोगों ने एतराफ़ किया कि जनाब हमें तो बरकलाया गया था, हमें यह कहा गया था। तो फिर ये कहा नहीं जा सकता कि जी ये स्टेज किया गया था। मसलन आपको किसने कहा था कि आप अपने लोगों से कहें कि चलो जी कोर कमांडर हाउस है? कोर कमांडर हाउस जाने की क्या ज़रूरत थी आपको? जब आप गए हैं तो फिर अंदर दाखिल होने की क्या ज़रूरत? लेकिन सर पीटीआई का बयानिया ये है कि कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, वहाँ पे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो इतने लोगों को कैसे घुसने दिया? देखिए, अगर उसमें सिक्योरिटी में लैप्स थे या सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं किया गया तो कोर कमांडर फारग भी हुआ ना जी। वो तो फ़ौज ने बाकायदा उनको पहले वहाँ से फारग किया, उसके बाद वो फिर यहाँ GHQ में आए और फिर वहाँ से फारग किया गया। आज भी बल्कि उन्होंने कहा कि हमने कोर कमांडर मंगला को फारग किया सर जी। तो वहाँ पे खुद एहतसाबी का अमल जो है वो हुआ ना जी, होना चाहिए था फ़ौज को वहाँ पे। लेकिन वो जो कोर कमांडर थे उस वक्त उनका एक क्लेम ये भी था, एक दावा ये भी था कि क्या मैं गोली चला देता लोगों पर। तो फ़ौज अगर आमने सामने हो जाती उनके तो डेफिनेटली एक फसाद होना था। और वो इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त यही चाहती थी कि फसाद हो। तो सर आखिर में जनरल नईम खालिद लोधी के हवाले से खबरें आ रही थी कि वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुफाहमत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि सर अगर मुफाहमत हो भी जाती है तो इमरान खान की गारंटी कौन देगा? नहीं, वो तो ज़ाहिर मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान की गारंटी इमरान खान नहीं दे सकता, खुद नहीं दे सकता। अगर वो खुद उन्होंने लिख के भी दिया हो तो अपनी बात पे वो कायम नहीं रह सकते। उससे पहले कितनी बार उन्होंने कहा है, कोई एक बात भी मुझे बताएं कि जिसमें वो स्टैंड किया हो। 2014 में उन्होंने जब धरना लेके आए थे यहाँ पे तो उन्होंने चौधरी निसार को बाकायदा उन्होंने टेक्स्ट किया था और उनसे कहा था कि मैं रेड जोन में दाखिल नहीं होऊंगा, मैं आप पारा से आगे नहीं जाऊँगा। लेकिन उसके बावजूद वो गए और उन्होंने जाके रेड जोन में जाके वहाँ पर उन्होंने खेमे लगाए, वहाँ पर उन्होंने 129 दिन गुजारे। तो इमरान खान साहब अपनी बात पे कायम नहीं रह सकते, लिहाजा इमरान खान की गारंटी इमरान खान भी नहीं दे सकते, ये बात दुरुस्त है। लिहाजा उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो जनरल नईम लोधी साहब हैं उन्होंने अपने तौर पे एक इनिशिएटिव लिया और अच्छा इनिशिएटिव लिया, इसमें कोई शक नहीं। वो उस्ताद भी हैं इस वक्त जो हमारी क़यादत है ना फ़ौज की, उनके और उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है फ़ौज के अंदर, रिटायर हुए हैं, उनका अपना ग्रुप है और उसमें उन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को भी शामिल किया है, कुछ और लोगों को भी शामिल किया जो सीनियर सियासतदान हैं।
और उन्होंने एक ग्रुप बनाया कि जो गवर्नमेंट, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश करती। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि ना तो इमरान खान साहब ने बाय किया इस आइडिया को, क्योंकि वो इमरान खान साहब से भी रब्ता करने में नाकाम रहे। गवर्नमेंट से भी उनका कोई रब्ता नहीं हुआ अभी तक, और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एफर्ट की लेकिन वो नाकाम हो गए। और थर्डली इस्टेब्लिशमेंट भी अब तैयार नहीं है, उसने अनाउंस कर दिया कि जनाब हम तो डील करने के लिए तैयार नहीं। तो वो मेरा ख्याल है नईम खालिद लोधी साहब जो हैं वो बुरी तरह फ्लॉप हो गए सारे मामले। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, जौहरी साहब का आपने तज़िया भी जाना, तो इस हवाले से मज़ीद एपिसोड भी आते रहेंगी, तो हमारे साथ रहिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।